तो देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और क्लास 10th लेवल पे जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें ह्यूमन सर्कुलेशन को हम कवर कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इससे डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आता है और ह्यूमन हार्ट से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्ट्रक्चर आता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और दूसरा डबल सर्कुलेशन आता है जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हमें हार्ट के बारे में पता होने चाहिए हम कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देखिए पहली चीज़ अगर हम हार्ट की बात करें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसका लोकेशन है कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। तो इसका लोकेशन होता है थोरैसिक कैविटी। हार्ट थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। हम जानते हैं थोरैसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट अबव पाया जाता है और डायफ्राम नाम के स्ट्रक्चर से थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी सेपरेटेड रहता है। तो हार्ट हमारा थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। हार्ट की अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक वेरी करता है। 250 ग्राम्स हम कह सकते हैं फीमेल में होता है और 300 से 350 ग्राम्स के आसपास ये मेल्स में होता है। अगर इसके हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 5x3 इंच का होता है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो लेफ़्ट फिस्ट के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लेफ़्ट हाथ की मुट्ठी बांध लें तो जितना साइज़ होगा वही हमारे हार्ट का साइज़ होता है एक नॉर्मल एडल्ट में। हार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। इसका काम हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना या ब्लड को पंप करना होता है। इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। एक आपको तरीका बता देते हैं कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज हैं, जो कुछ भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है वो सब का सब क्या होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। केवल जो हार्ट की वॉल में जो सबसे अंदर वाला लेयर है एंडोडर्मिस, वो केवल मीजोडर्मल ओरिजिन का नहीं होता है। देखिए फिर हम एक एक करके हम बात करते हैं। इसकी ओरिजिन देखिए मीजोडर्मल हो गई, हमें पता लग गया। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका डायग्राम। इस डायग्राम को अभी आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि डायग्राम भी इसमें पूछा जाता है और जब कभी भी डायग्राम से क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा 3 मार्क्स में ही आता है। देखिए इसके टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। आप देख रहे होंगे 2 अपर चेम्बर हैं और 2 लोअर चेम्बर है। तो 2 अपर चेम्बर्स हैं, जो 2 अपर चेम्बर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो अगर हम चेम्बर्स की बात करें तो 2 अपर एंड 2 लोअर। तो 2 अपर चेम्बर जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उन्हें कहा जाता है एट्रिया। उसी तरह जो 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको कहा जाता है वेंट्रिकल। 2 छोटे ऊपर वाले एट्रिया, 2 बड़े नीचे वाले वेंट्रिकल कहते हैं। अब ये चारों चेम्बर एक दूसरे से आइसोलेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चारों चेम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं और कनेक्टेड भी रहते हैं, लेकिन बीच में इनमें पार्टीशन होता है। जैसे कि 2 एट्रिया के बीच में इंटर ऑरिकुलर या इंटर एट्रियल सेप्टम होता है जो थोड़ा सा पतला होता है। उसी तरह 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है। अगर हम एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की बात करें तो वहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि 2 एट्रिया को 2 वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछे वाला क्वेश्चन यही है कि चेम्बर्स के नाम हमें पता होने चाहिए। अच्छा, ब्लड वेसल्स, कौन से ब्लड वेसल्स किस चेम्बर से ओरिजिनेट करते हैं और वो ब्लड को कहाँ कैरी करते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक एक करके इन चारों चेम्बर्स की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम राइट एट्रिया की बात करें तो राइट एट्रिया में 3 तरह के वेन्स होते हैं। एक प्री केवल होता है जिसको सुपीरियर वेना केवा भी कहा जाता है, एक पोस्ट केवल होता है जिसे इन्फीरियर वेना केवा कहा जाता है, उसी तरह एक कोरोनरी साइनस होती है। तो ये 3 तरह के वेन्स होते हैं। इनका काम होता है बॉडी से ब्लड को राइट एट्रिया ऑफ द हार्ट तक पहुंचाना।
ठीक है। वैसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वेन्स होते हैं वो हार्ट तक ब्लड को लेके आते हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं। तो ये 3 वेन्स हैं, तो ये पूरे बॉडी से ब्लड को राइट एट्रिया में लेके आएंगे। जब ये ब्लड राइट एट्रिया में आ जाएगा तो इस वेल्व के थ्रू, यहाँ पे 2 वेल्व्स होते हैं, उसका नाम आगे बता देंगे, इस वेल्व के थ्रू ये राइट एट्रिया से ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में चला जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी अराइज तो एक होता है लेकिन बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। दोनों लंग्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से एक अराइज होने के बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी अराइज होता है राइट वेंट्रिकल से और ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे राइट ऑरिकल में या राइट एट्रिया में 2 क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। ये कौन से वेन है, पल्मोनरी वेन। असल में दिखाए हुए यहाँ पे 2 हैं, होते 4 हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, टोटल 4 पल्मोनरी वेन होते हैं। पल्मोनरी वेन्स में ब्लड लंग्स से आता है और राइट एट्रिया तक पहुंचता है। फिर ये ब्लड जो राइट एट्रिया में आ चुका है वो नीचे राइट वेंट्रिकल में उतर जाएगा इस वाल्व के थ्रू, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये जो आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का, ये क्या है, एक तरह का सिस्टेमिक अयोर्टा। अच्छा एक बात बता दूं, सिस्टेमिक अयोर्टा सिर्फ एक ऐसा आर्टरी है जिसके लिए हम अयोर्टा टर्म यूज करते हैं। वैसे फ्रीक्वेंटली हम किसी भी आर्टरी को अयोर्टा कह सकते हैं, लेकिन जनरली अयोर्टा टर्म सिस्टेमिक अयोर्टा के लिए यूज किया जाता है, जो कि राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है और राइट वेंट्रिकल से अराइज होने के बाद ये ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये 4 चेम्बर्स हो गए और इन 4 चेम्बर से अराइज होने वाले हमारे ब्लड वेसल्स हो गए। अब कुछ देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो बोर्ड्स में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बेसिकली ओलंपियाड या एनटीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कि ये जो 2 एट्रिया हैं वो थोड़े छोटे हैं और जो 2 वेंट्रिकल हैं ये थोड़े से बड़े हैं। ऐसा क्यों देखिए, जो ब्लड एट्रिया में गया है वही ब्लड नीचे वेंट्रिकल में भी उतर जाएगा। मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एट्रिया में जमा हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड नीचे वेंट्रिकल में भी आ जाएगा। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऊपर एट्रिया में, वही वॉल्यूम ऑफ ब्लड नीचे वेंट्रिकल में भी है। उसके बावजूद भी एट्रिया छोटे हैं और वेंट्रिकल बड़े हैं, जबकि दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड कैरी करना है। इसका रीज़न ये है कि चूंकि वेंट्रिकल को ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना होता है, इसीलिए वेंट्रिकल को ज़्यादा अमाउंट ऑफ मसल्स भी अकोमोडेट करने होते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मसल रखने की वजह से इनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। एट्रिया में मसल्स थोड़े से वीक होते हैं, कह सकते हैं थोड़े थिन होते हैं, इसी वजह से एट्रिया साइज में छोटे होते हैं। यहाँ ब्लड के वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा जो एट्रिया होते हैं उनमें मसल्स के नाम देखिए 10th लेवल पे तो नहीं पूछे जाएंगे, अगर कभी एनटीएससी ओलंपियाड हुआ वहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ये एट्रिया हैं उनमें मसल्स का नाम होता है मस्कुलाई पेक्टिनिटी। ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। इससे क्वेश्चन कभी आएगा तो वो आपके एनटीएससी या ओलंपियाड में ही आएगा। मसल्स के नाम बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। मस्कुलाई पेक्टिनिटी एट्रिया के मसल्स होते हैं, उसी तरह पैपिलरी मसल्स वेंट्रिकल के मसल्स होते हैं, ठीक है। ये 2 मसल्स के नाम आपके बोर्ड्स में नहीं आएंगे, बार बार आपको बता दे रहे हैं। उसके अलावा देख रहे होंगे जो वेंट्रिकल के वॉल्स हैं, इस वेंट्रिकल के वॉल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हुए हैं जिन्हें हम कॉलमनी कार्नी कहते हैं। इसका नाम आपको याद रखने में अगर परेशानी हो रही है तो सिर्फ इतना जान लें कि ये कॉलम्स हैं, वेंट्रिकल की वॉल से कुछ कॉलम अराइज हुए हैं, इसीलिए इन्हें हम कॉलमनी कार्नी कह रहे हैं। और इन्हीं कॉलम्स के टिप पे कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। यानी कि जो वेंट्रिकल की मसल है वो कॉलमनी कार्नी के टिप पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पैपिलरी मसल्स से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ चला जाता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैप्स से मिल जाता है। बेसिकली ये फ्लैप नहीं, ये क्या है, वेल्व्स हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है
ये पैपिलरी मसल्स से निकलते हैं और इन वेल्व्स से आके अटैच हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इनका काम केवल ये होता है कि ये वेल्व्स जब क्लोज होंगे तो ऐसा ना हो कि ये वेल्व पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ये वेल्व बंद हो तो दोनों स्ट्रेट बंद हो जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ आए तो स्ट्रेट आए, पूरा अंदर तक ना चले जाएं। इसके लिए यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पैपिलरी मसल से इन वेल्व को कनेक्ट करते हैं, जो कि इनके एक्स्ट्रा क्लोजर्स को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए पूछा जा सकता है आपसे, हालांकि सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, इसके अलावा आपसे और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। देखिए इतना मोर देन सफिशिएंट ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ देखिए, वेल्व के नाम बता देते हैं। जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच का वेल्व है उन्हें हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, क्योंकि ये 3 फ्लैप्स के फॉर्म में होते हैं। उसी तरह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये होता है, वेल्व होता है, उन्हें हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लैप होते हैं। बाइकस्पिड वेल्व को मिट्रल वेल्व्स भी कहा जाता है। तो इतना मोर देन सफिशिएंट 10th के लेवल पे जितना आपको बता दिया गया है, उसमें 10th बोर्ड, NTSC और ओलंपियाड भी कवर हो जाएगा। नीट में इससे हमें थोड़ा और जानना होता है। नीट में हमें वॉल्स के नाम भी पता होने चाहिए। उसके अलावा प्री केवल, पोस्ट केवल और कोरोनरी साइनस के बाहर भी कुछ वेल्व्स होते हैं, उनके नाम भी हमें याद करने होते हैं, जैसे हर्वेशन वेल्व, स्टेचन वेल्व और तिबेशन वेल्व होते हैं। लेकिन 10th लेवल पे आपको इतना ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।